समय की अनंत धारा में कुछ निशान ऐसे होते हैं जो सदियों के धूल भरे पर्दों को चीरकर आज भी हमारी कल्पनाओं को झकझोर देते हैं। वे निशान हैं उन सभ्यताओं के जो मिट्टी में दफन होकर भी अपनी कहानी सुनाती हैं। वे हमें बताती हैं मानव मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता, उसकी महत्वाकांक्षा और उस अथक प्रयास के बारे में जिसने बंजर भूमि पर शहरों का निर्माण किया, तारों में भविष्य देखा और पत्थरों पर इतिहास गढ़ दिया। आज हम उन्हीं भूले बिसरे गौरवशाली अतीत की यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें उन गुमनाम कारीगरों, दार्शनिकों और शासकों से मिलवाएगी जिन्होंने सभ्यता की पहली नींव रखी। आज हम उस यात्रा पर हैं जहां समय की परतों को खोलकर हम उन प्राचीन सभ्यताओं के हृदय में झांकेंगे जिन्होंने मानव इतिहास की दिशा तय की। ये केवल खंडहर या पुरानी किताबें नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों जीवन की गूंज है जिन्होंने इस धरती पर अपने पदचिह्न छोड़े। ये वे कहानियां हैं जहां मनुष्य ने पहली बार संगठित होना सीखा, पहली बार कानून बनाए, पहली बार लिखावट का आविष्कार किया और पहली बार ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। इन सभ्यताओं ने हमें न केवल अपनी विरासत दी, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी रचनात्मकता और दृढ़ता के बल पर महानता हासिल की जा सकती है। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं और कैसे हमारा वर्तमान अतीत की इन्हीं गहराइयों से जुड़ा हुआ है। अध्याय 1, मेसोपोटामिया, सभ्यताओं का उद्गम स्थल। कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि की जहां दो विशाल नदियां, दजला और फरात, रेगिस्तानी परिदृश्य को चीरती हुई जीवन का अमृत लेकर आती हैं। यह वह भूमि थी जिसे मेसोपोटामिया कहा गया, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। आज के इराक का यह क्षेत्र लगभग 5000 ईसा पूर्व मानव सभ्यता के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उद्गम स्थलों में से एक बना। यहीं पर मनुष्य ने पहली बार स्थायी बस्तियां बसाईं, कृषि की कला में महारत हासिल की और धीरे धीरे छोटे गांवों से विशाल शहरों का निर्माण किया। मेसोपोटामिया की कहानी सुमेरियन लोगों से शुरू होती है। ये वे लोग थे जिन्होंने लगभग 4500 ईसा पूर्व में इस उपजाऊ भूमि पर कदम रखा और कुछ ही सदियों में दुनिया के पहले ज्ञात शहरों का निर्माण किया। उरुक, ऊर, निप्पुर और किश जैसे शहर अपनी विशाल दीवारों, जटिल नहर प्रणालियों और भव्य मंदिरों के साथ अस्तित्व में आए। सुमेरियन केवल कुशल निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे महान आविष्कारक भी थे। उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, जिससे परिवहन और कुम्हार के चाक में क्रांति आ गई। उन्होंने गणित में एक शताधारी बेस 60 प्रणाली विकसित की, जिसका उपयोग आज भी समय 60 सेकंड, 60 मिनट और कोणों 360 डिग्री में होता है। लेकिन सुमेरियन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था लेखन का विकास। लगभग 3200 ईसा पूर्व उन्होंने कीलाकार क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार किया। यह गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर नुकीली कलम से बनाए गए वेजाकार के चिन्हों की एक जटिल प्रणाली थी। शुरुआत में इसका उपयोग व्यापारिक लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार इतिहास, कानून, साहित्य और विज्ञान तक हो गया। गिल्गमेश का महाकाव्य, जिसे मानव जाति के सबसे पुराने साहित्यिक कार्यों में से एक माना जाता है, इसी कीलाकार लिपि में लिखा गया था। यह एक राजा की अमरता की खोज और मानव अस्तित्व के गहन प्रश्नों पर चिंतन की कहानी है। सुमेरियन शहर राज्यों का उदय और पतन हुआ, लेकिन उनकी विरासत को बाद में आने वाली सभ्यताओं ने आगे बढ़ाया। लगभग 2334 ईसा पूर्व अक्कादियाई साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व सरगोन महान ने किया। सरगोन ने मेसोपोटामिया के विभिन्न शहर राज्यों को एकजुट किया और दुनिया का पहला ज्ञात साम्राज्य स्थापित किया। अक्कादियाई भाषा सुमेरियन भाषा के साथ साथ बोली जाने लगी और दोनों संस्कृतियां एक दूसरे में घुल मिल गईं।
फिर आया बेबीलोन का समय, विशेष रूप से हैमूरबी के शासनकाल में, लगभग 1792 से 1750 ईसा पूर्व। हैमूरबी एक असाधारण शासक था जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और मेसोपोटामिया को एक बार फिर एकजुट किया। उसका सबसे स्थायी योगदान था हैमूरबी की संहिता, कानूनों का एक विस्तृत संग्रह जो एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर उत्कीर्ण था। यह संहिता आंख के बदले आंख जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी और इसमें सामाजिक न्याय, संपत्ति के अधिकार और दंड के बारे में विस्तृत नियम थे। यह कानून के शासन की अवधारणा का एक प्रारंभिक और शक्तिशाली उदाहरण था। बेबीलोन की भव्यता का अंदाजा उनके विशाल मंदिरों और जिगुरात, सीढ़ीदार पिरामिड जैसे संरचनाएं से लगाया जा सकता है, जो उनके देवताओं को समर्पित थे और शहर के क्षितिज पर हावी थे। इसके बाद असीरियाई साम्राज्य का उदय हुआ, जो अपने सैन्य कौशल और क्रूर विजय अभियानों के लिए जाना जाता था। असीरियाई लोगों ने लगभग 9वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया और आसपास के क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाया। उन्होंने विशाल शहरों का निर्माण किया, जैसे कि निनवे, और एक कुशल प्रशासन प्रणाली विकसित की। असीरियाई राजा अशुरबनिपाल ने एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया जिसमें हजारों कीलाकार पट्टिकाएं थीं, जो प्राचीन मेसोपोटामियाई ज्ञान का एक अमूल्य भंडार है। हालांकि असीरियाई साम्राज्य भी अंततः पतन हो गया और नवबेबीलोनियाई साम्राज्य ने उनकी जगह ली, जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक नबूकदनेस्सर द्वितीय था। उसने बेबीलोन को एक बार फिर गौरव के शिखर पर पहुंचाया। प्रसिद्ध इश्तारे द्वार और हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, हालांकि इसके अस्तित्व पर बहस होती है, का निर्माण किया। मेसोपोटामियाई लोगों का धर्म बहुदेववादी था, जिसमें अनगिनत देवी देवता शामिल थे जो प्रकृति की शक्तियों और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, ग्रहों और सितारों की गतियों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया, जो उनके धार्मिक और ज्योतिषीय विश्वासों से जुड़ा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां मानव समाज के मूलभूत तत्व पहली बार ढाले गए। लेखन, कानून, शहरीकरण, साम्राज्य, खगोल विज्ञान और गणित, ये सभी अवधारणाएं यहीं से विकसित हुईं और दुनिया भर में फैल गईं। भले ही आज मेसोपोटामिया के शहर खंडहर में बदल गए हों, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी खोज और उनके आविष्कार आज भी हमारी आधुनिक दुनिया के ताने-बाने में बुने हुए हैं। यह वास्तव में सभ्यताओं का उद्गम स्थल था, जहां से मानवता ने अपनी महान यात्रा शुरू की। अध्याय 2, प्राचीन मिस्र, नील नदी का वरदान और अमरता की खोज। रेगिस्तानी रेत के बीच, जहां सूर्य की किरणें दिन भर तपती हैं, वहां जीवन की एक पतली, हरी पट्टी सदियों से फलती फूलती रही है। यह पट्टी नील नदी की देन है, जो हर साल अपनी बाढ़ के साथ उपजाऊ गाद लाती और मिस्र की सभ्यता को पोषित करती थी। प्राचीन मिस्र लगभग 3100 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक 3000 वर्षों से अधिक समय तक चला एक असाधारण सभ्यता थी, जिसने अपनी भव्य वास्तुकला, जटिल धार्मिक विश्वासों और अमरता की गहन खोज से दुनिया को चकित कर दिया। नील नदी मिस्र के जीवन की धमनी थी। यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि परिवहन का मार्ग, कृषि का आधार और मिस्रियों की विश्व दृष्टि का केंद्र भी थी। नदी के वार्षिक बाढ़ चक्र ने उनके कैलेंडर, उनके धर्म और उनके जीवन के हर पहलू को आकार दिया। मिस्र के लोग नील को एक देवता के रूप में पूजते थे, जो जीवन और समृद्धि लाता था। मिस्र का इतिहास आमतौर पर विभिन्न राजवंशों और राज्यों में विभाजित होता है। प्रारंभिक राजवंशीय काल, पुराना साम्राज्य, पहला मध्यवर्ती काल, मध्य साम्राज्य, दूसरा मध्यवर्ती काल, नया साम्राज्य, और फिर देर का काल। प्रारंभिक राजवंशीय काल में ऊपरी और निचले मिस्र को एक राजा, संभवतः मेनेस या नरमेर,
द्वारा एकजुट किया गया, जिसने एक एकीकृत राज्य की नींव रखी। पुराना साम्राज्य लगभग 2686 से 2181 ईसा पूर्व वह काल था जब मिस्र ने अपनी सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं का निर्माण किया। विशाल पिरामिड, गीज़ा के महान पिरामिड, जो फिरौन खुफू के लिए बनाए गए थे, मानव इंजीनियरिंग और संगठन की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये केवल कब्रें नहीं थी, बल्कि देवताओं की सत्ता और फिरौन की दिव्य स्थिति के प्रतीक थे। पिरामिडों के निर्माण के लिए हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों को संगठित किया गया था, जिन्होंने पत्थरों को तराशा, धोया और उन्हें सटीकता से स्थापित किया। इन स्मारकों का उद्देश्य फिरौन को मृत्यु के बाद के जीवन में सुरक्षित रूप से पहुंचाना और उसकी आत्मा को अमर बनाना था। मिस्रियों का धर्म जीवन के बाद पर गहरा विश्वास रखता था। वे मानते थे कि मृत्यु केवल एक नए अस्तित्व की शुरुआत है और इस यात्रा के लिए शरीर को संरक्षित करना आवश्यक था। यहीं से ममीकरण की जटिल प्रक्रिया विकसित हुई। शरीर को आंतरिक अंगों से शुद्ध किया जाता था, सुखाया जाता था और फिर सावधानीपूर्वक कपड़े में लपेटा जाता था। यह प्रक्रिया फिरौन और कुलीनों के लिए विशेष रूप से विस्तृत थी, जिसमें कला और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। ममीकरण के साथ साथ कब्रों को भोजन, फर्नीचर, गहने और यहाँ तक कि नौकरों की मूर्तियों से भर दिया जाता था ताकि मृत व्यक्ति को परलोक में कोई कमी न हो। मृतकों की किताब जैसे धार्मिक ग्रंथों ने मृत व्यक्ति को परलोक की यात्रा में मार्गदर्शन देने का काम किया। नया साम्राज्य लगभग 1550 से 1070 ईसा पूर्व मिस्र के इतिहास का स्वर्ण युग था। इस दौरान मिस्र एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गया, जिसने नूबिया और लेवेंट तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। थुटमोस तृतीय, अमेनहोटेप तृतीय और रामसेस द्वितीय जैसे महान फिरौन ने शासन किया। रामसेस द्वितीय, जिसे रामसेस महान के नाम से भी जाना जाता है, ने कई विशाल मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया, जिनमें अबू सिम्बल के मंदिर और कर्णक और लक्सर के मंदिर परिसरों का विस्तार शामिल है। उसका शासनकाल मिस्र की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। नए साम्राज्य के दौरान ही कुछ अद्वितीय व्यक्तित्व उभरे। फिरौन अखेनातेन ने एक क्रांतिकारी धार्मिक सुधार का प्रयास किया, जिसमें सूर्य देवता आतेन की पूजा को एकमात्र देवता के रूप में स्थापित किया। उसने अपनी राजधानी अमरना में स्थानांतरित कर दी और एक नई कला शैली को बढ़ावा दिया। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद पारंपरिक देवताओं की पूजा फिर से शुरू हो गई। अखेनातेन का पुत्र तुतनखामुन एक अपेक्षाकृत अल्पकालिक शासक था, लेकिन उसकी कब्र की खोज ने 20वीं सदी में मिस्र की प्राचीन संस्कृति को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। उसकी कब्र, जो लगभग अछूती पाई गई थी, प्राचीन मिस्र की कला, शिल्प कौशल और धार्मिक विश्वासों का एक अमूल्य खजाना साबित हुई। मिस्रियों ने लेखन की अपनी अनूठी प्रणाली, चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स, विकसित की। ये सुंदर और जटिल चित्र आधारित प्रतीक थे जिनका उपयोग मंदिरों की दीवारों, मकबरों और पपायरस पर लिखने के लिए किया जाता था। चित्रलिपि केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं थी, बल्कि एक परिष्कृत लेखन प्रणाली थी जिसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों, शाही फरमानों और ऐतिहासिक अभिलेखों को दर्ज करने के लिए किया जाता था। रोजेटा स्टोन की खोज ने 19वीं सदी में इन रहस्यों को खोलने में मदद की, जिससे मिस्र के इतिहास और संस्कृति को समझने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मिस्रियों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने एक 365 दिवसीय कैलेंडर विकसित किया, जो नील की बाढ़ के साथ संरेखित था। उनकी चिकित्सा ज्ञान में शल्य चिकित्सा, हड्डी रोग और विभिन्न बीमारियों के उपचार शामिल थे, जिनके प्रमाण पपायरस पर लिखे चिकित्सा ग्रंथों में मिलते हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता हजारों वर्षों तक कायम रही, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी।
यह सिकंदर महान द्वारा विजय प्राप्त करने तक और बाद में रोमन साम्राज्य में शामिल होने तक अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती रही। मिस्र की विरासत आज भी दुनिया को मोहित करती है। उनके पिरामिड, मंदिर, ममी और कलाकृतियां हमें एक ऐसी सभ्यता की याद दिलाती हैं जिसने जीवन के अर्थ, मृत्यु के रहस्य और अमरता की खोज में गहराई से प्रवेश किया। नील नदी का यह वरदान सदियों बाद भी मानव आत्मा की दृढ़ता और रचनात्मकता की कहानी कहता है। अध्याय 3, सिंधु घाटी सभ्यता, एक रहस्यमय नगरीय चमत्कार। भारत उपमहाद्वीप के पश्चिमी छोर पर, जहां आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत फैला हुआ है, लगभग 2500 ईसा पूर्व एक विशाल और रहस्यमयी सभ्यता फली फूली। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन थी, लेकिन अपनी अनूठी विशेषताओं, विशेष रूप से अपनी उन्नत शहरी नियोजन और शांतिपूर्ण प्रकृति के लिए जानी जाती थी। इसकी खोज 20वीं सदी की शुरुआत में हुई और तब से यह पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली यह सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे सैकड़ों स्थल खोजे गए हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सबसे प्रसिद्ध हैं। इन शहरों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनकी अद्भुत शहरी नियोजन थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर एक ग्रिड पैटर्न में सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थे। सड़कें सीधी और चौड़ी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पकी हुई ईंटों से बने थे और प्रत्येक घर में 1 या 2 मंजिलें होती थी, जिसमें आंगन, कमरे और यहाँ तक कि निजी कुएं और स्नानागार भी होते थे। लेकिन जो बात इन शहरों को वास्तव में अद्वितीय बनाती है, वह है उनकी स्वच्छता और जल प्रबंधन प्रणाली। प्रत्येक शहर में एक अत्यधिक परिष्कृत भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। घरों से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों में बहता था, जो मुख्य नालियों से जुड़ती थी और शहर से बाहर निकल जाती थी। यह उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत प्रणाली थी और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सिंधु घाटी के लोगों के ध्यान को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार एक और उल्लेखनीय संरचना है। यह एक विशाल ईंटों से बना पूल है, जिसमें पानी भरने और निकालने के लिए एक जटिल प्रणाली थी। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या सामुदायिक स्नान के लिए किया जाता था। इसके पास एक विशाल अन्न भंडार भी मिला है, जो दर्शाता है कि शहर में कृषि अधिशेष था और उसे संग्रहित करने की क्षमता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक और महत्वपूर्ण विशेषता मानकीकरण था। पूरे सभ्यता में ईंटों का आकार, वजन और माप की प्रणाली एक समान थी। बाट और माप के पत्थर के उपकरण मानकीकृत थे, जो दूरदराज के क्षेत्रों के बीच व्यापार और वाणिज्य की दक्षता को दर्शाता है। वे मिट्टी के बर्तनों, मोतियों, गहनों और धातु के औजारों का उत्पादन करते थे और उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और ओमान जैसी दूर की सभ्यताओं तक फैले हुए थे। मुहरें, जिन पर जानवरों के चित्र और एक रहस्यमय लिपि उत्कीर्ण है, व्यापारिक लेनदेन में उपयोग की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा रहस्य उसकी लिपि है। हजारों मोहरों पर और कुछ मिट्टी की पट्टिकाओं पर पाई गई यह चित्रात्मक लिपि आज तक अनसुलझी है। इसमें लगभग 400 से 500 अद्वितीय प्रतीक हैं और इसे पढ़ने का कोई तरीका अभी तक नहीं मिल पाया है। इस लिपि के रहस्य का अनावरण ही हमें इस सभ्यता के बारे में और भी गहराई से जानने में मदद करेगा, क्योंकि यह हमें उनके साहित्य, इतिहास और धार्मिक विश्वासों तक पहुंच प्रदान करेगी। इस सभ्यता में भव्य महलों,
विशाल मंदिरों या राजाओं की बड़ी मूर्तियों के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, जैसा कि मिस्र या मेसोपोटामिया में देखा जाता है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शायद एक अधिक समतावादी समाज थी, जहां धार्मिक या सैन्य अभिजात वर्ग की शक्ति उतनी केंद्रित नहीं थी। हालांकि एक पुरोहित राजा की छोटी सी मूर्ति मिली है, जिससे कुछ विद्वानों का मानना है कि शहर का प्रशासन पुरोहितों या एक सामूहिक परिषद द्वारा किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग कृषि पर आधारित थे, जिसमें गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। वे पशुपालन भी करते थे और भेड़, बकरी और मवेशी पालते थे। उनके जीवन में कला और शिल्प का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे मिट्टी के बर्तनों, धातु के काम, तांबा और कांस्य, आभूषण, सोना, चांदी, कीमती पत्थर और मूर्तियों, टेराकोटा, पत्थर और कांस्य में कुशल थे। नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा और दाढ़ी वाले आदमी की पत्थर की मूर्ति उनकी कलात्मक उत्कृष्टता के शानदार उदाहरण हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे पतन होना